अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास चैप्टर 2 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोमेंटम। इस लेक्चर के अंदर एक तो हम ये देखेंगे कि मोमेंटम क्या है, उसके बाद हमने मोमेंटम को न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ यहाँ पे रिलेट करना है। अब देखें, मैं आपको पहले वो चीज़ें बता रहा हूँ जो हमने इस लेक्चर के अंदर कवर करनी है, उसके बाद हम मोमेंटम को स्टार्ट भी करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारे पास इम्पल्स क्या है, इम्पल्स को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हमारे पास जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल को देखेंगे। उसके बाद हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको भी हम इसी लेक्चर के अंदर देख लेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल होगी जिसके अंदर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को इस्तेमाल करना होगा। इस एग्जांपल को भी हम यहाँ पे देख लेंगे। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम मोमेंटम के पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी, तो अब स्टार्ट करते हैं मोमेंटम को। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मोमेंटम है क्या, उसके बाद आगे इसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है टॉपिक मोमेंटम। वी आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट, हम ये हकीकत जानते हैं दैट मूविंग ऑब्जेक्ट पोजेसेस अ क्वालिटी बाय वर्चू ऑफ विच इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन एनीथिंग दैट ट्राइज टू स्टॉप इट। ठीक है, बाय वर्चू ऑफ विच इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन एनीथिंग दैट ट्राइज टू स्टॉप इट। अब ये जो मूविंग बॉडी होते हैं हम जानते हैं, या फिर जो मूविंग ऑब्जेक्ट है हम जानते हैं कि इसके पास एक ऐसी क्वालिटी होती है कि जब भी कोई चीज़ इसको रोकने की कोशिश करती है तो ये इसके ऊपर कोई फोर्स लगाता है। ठीक है, अब हमें अभी तक ये नहीं पता कि जो बॉडी मूव कर रहा है उसको अगर कोई चीज़ रोके तो उसके ऊपर जो ये फोर्स लगाता है, फोर्स क्यों लगाता है, उसकी क्वालिटी क्या है, ये आगे अब आ रहा है। द फास्टर द ऑब्जेक्ट इज़ ट्रैवलिंग, ये ऑब्जेक्ट जितना तेज़ी से मूव कर रहा होगा, इसकी स्पीड जितनी ज़्यादा होगी, इसकी वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी, द हार्डर इज़ टू स्टॉप इट, तो इसको रोकना उतना ही मुश्किल है। यानी कि इसको रोकने वाली जो भी आगे चीज़ होगी ये उसके ऊपर उतनी ज़्यादा फोर्स लगाएगा। सिमिलरली, इसी तरह से इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स मूव विद द सेम वेलोसिटी, अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों एक ही वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं, स्पीड दोनों की एक है, देन इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू स्टॉप द मैसिव ऑफ द टू। तो इस तरह से उन दोनों में से जो मैसिव होगा, जो भारी होगा, उसको रोकना ज़्यादा मुश्किल है। जाहिर सी बात है, अगर एक आप दीवार खड़ी कर दें, एक कार हो और एक ट्रक हो, दोनों जा रहे हो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो हो सकता है कार को तो दीवार रोक ले, लेकिन उसी स्पीड के ऊपर जो ट्रक जा रहा है उसको दीवार हो सकता है ना रोक पाए, दीवार टूट जाए और ट्रक आगे निकल जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ ज़्यादा भारी होती है और जो चीज़ ज़्यादा हल्की होती है, मतलब एक हल्की चीज़ और एक भारी चीज़ अगर सेम स्पीड के साथ जा रही हो तो जो भारी चीज़ होती है उसको रोकना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है और वो अपनी जो मोशन है उसको रोकने वाली चीज़ के ऊपर फोर्स लगाता है, वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो इसके ऊपर कि जो बॉडी है वो कितना ज़्यादा मूव कर रहा है, तेज़ कितना मूव करे, उसकी वेलोसिटी क्या है, और दूसरा इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका मैस कितना है। जितना ज़्यादा मैस होगा मूविंग बॉडी का, उसकी मोशन को रोकने वाली चीज़ के ऊपर वो उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगा। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि स्पीड जितनी ज़्यादा होगी, वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी, मोशन को रोकना मुश्किल होगा। मैस जितना ज़्यादा होगा मूविंग बॉडी का, उसकी मोशन को रोकना उतना ही मुश्किल होगा। तो मैस और वेलोसिटी इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी जो मोशन है उसको रोकना कितना मुश्किल है, या फिर उसकी मोशन रोकने वाली जो आगे कोई चीज़ होगी, कोई रुकावट होगी, उसके ऊपर ये कितनी फोर्स लगाएगा। ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, उस ऑब्जेक्ट का मैस और उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। तो उसके बाद हमने इसी चीज़ को आगे एक्सटेंड करना है। जो हमने कंसेप्ट अब यहाँ पे देखा है कि दो चीज़ें हैं, मैस और वेलोसिटी, इसी का कंसेप्ट हमें अब आगे लेके चलना है। दिस क्वालिटी ऑफ द मूविंग बॉडी वाज कॉल्ड द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी बाय न्यूटन। न्यूटन ने इसको क्या कहा था? न्यूटन ने कहा था कि ये उसकी मोशन की क्वांटिटी है, उसकी मोशन की मिकदार है, उसकी हरकत की मिकदार है, क्योंकि बॉडी कितना हरकत कर रहा है ये इस तरह से आपको पता चलता है कि वो कितना तेज़ है और कितना उसका मैस है। ठीक है जी। दिस टर्म इज़ नाउ कॉल्ड लीनियर मोमेंटम पी। आजकल इस टर्म को हम कहते हैं, जो इस्तेलाह है हमारे पास कि कितना वो आगे वाली चीज़ के ऊपर फोर्स लगाता है, अब इसकी जो क्वालिटी है इसको हम मोमेंटम कहते हैं। इसको आप स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, लीनियर मोमेंटम। इसको हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम क्योंकि एक ही लाइन के अंदर मोमेंटम होता है। ठीक है, ऑफ द बॉडी एंड इज़ डिफाइंड बाय द रिलेशन। इसको आप इस रिलेशन से डिफाइन करते हैं। अगर आपने किसी भी बॉडी का मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो उसका फार्मूला ये m क्रॉस v या m इंटू v। ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे एम वी। एम आपके पास मैस है उस मूविंग बॉडी का, और वी जो है वेलोसिटी है उस मूविंग बॉडी की। यानी कि अगर कोई मूविंग बॉडी है, आप उसका मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, उस मूविंग बॉडी का मैस और उस मूविंग बॉडी की वेलोसिटी की, कितनी वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो मूविंग बॉडी का जो मोमेंटम है वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है जी, इसको नेम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 2.25 का। ये आपके पास मोमेंटम की इक्वेशन आ गई, मोमेंटम का फार्मूला आ गया। इन दिस एक्सप्रेशन v इज़ द वेलोसिटी ऑफ द मैस m, जो मैस m है या फिर वो ऑब्जेक्ट जिसका मैस m है उसकी वेलोसिटी यहाँ पे v है।
लीनियर मोमेंटम इज़ देयरफॉर ए वेक्टर क्वांटिटी। एक जो आपके पास लीनियर मोमेंटम है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी होती है। क्या डायरेक्शन होती है? इसकी डायरेक्शन होती है वेलोसिटी वाली, ठीक है। मैस स्केलर है, मैस की कोई डायरेक्शन नहीं है, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन की वजह से मोमेंटम की भी डायरेक्शन होगी, इसलिए आप देख सकते हैं वेलोसिटी और मोमेंटम को हमने बोल्ड करके लिखा हुआ है, और जो मैस है इसको बोल्ड करके नहीं लिखा हुआ, मोटा करके मैस को नहीं लिखा हुआ। तो मोमेंटम की क्या डायरेक्शन होगी? वेलोसिटी वाली। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। एंड हैज़ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी मोमेंटम की वो वेलोसिटी वाली डायरेक्शन होगी। तो देखिए एमसीक्यूज़ के अंदर पूछा जा सकता है कि जो मोमेंटम है इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? वेलोसिटी वाली डायरेक्शन होगी, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन होगी, कौन सी होगी? तो जो मोमेंटम है इसकी डायरेक्शन जो होती है वो वेलोसिटी वाली डायरेक्शन होती है। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है मूविंग बॉडी की, वही मूविंग बॉडी का जो मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन होती है। दी एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज़ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। जो एसआई यूनिट है मोमेंटम का वो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो मैस का यूनिट होता है किलोग्राम, उसकी वजह से यहाँ पे किलोग्राम आ गया, और जो वेलोसिटी है इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी की वजह से मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये है जी आपके पास मोमेंटम का यूनिट। ये जो यूनिट है मोमेंटम का, इसके बाद आगे ये कह रहे हैं इट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज न्यूटन सेकंड। इसको आप न्यूटन सेकंड भी कह सकते हैं। अब न्यूटन सेकंड इसको आप कैसे कह सकते हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो आपके पास है ना किलोग्राम मीटर पर सेकंड, आप इसके साथ जो एस है इसको डिवाइड भी करवा दें सेकंड को, और सेकंड को इसके साथ आप मल्टीप्लाई भी करवा दें। अब ये जो नीचे वाला सेकंड है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? ऊपर जाके -1 इसकी पावर हो जाएगी, लेकिन आपके पास -1 पावर पहले से मौजूद है। दोनों जब पावर जेड होंगी -1 तो पावर एस की हो जाएगी -2, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये साथ एस जो है ये पड़ा हुआ है, आपने ये एस साथ वैसे लिख देना। ये एस हमने इसलिए लिखा कि आपने जब एस के साथ डिवाइड करवाया तो बैलेंस भी तो इसको करना था ना, तो आपने एस साथ लिख दिया। यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला आपको चीज़ नज़र आ रही है, जो एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, असल में एक न्यूटन होता है, ठीक है। ये न्यूटन है, इसको न्यूटन कह सकते हैं। बाहर वाला सेकंड वैसे साथ आ गया, तो इस तरह से आपने किलोग्राम मीटर पर सेकंड को न्यूटन सेकंड भी कह दिया। यानी कि आपके पास जो मोमेंटम है इसके आपके पास जो यूनिट है मोमेंटम का, उसके दो नाम हो सकते हैं। पूछा जा सकता है एमसीक्यूज़ के अंदर जो मोमेंटम है इसका यूनिट क्या है। एक ऑप्शन के अंदर ये हो सकता है, दूसरे ऑप्शन के अंदर ये हो सकता है, तीसरे ऑप्शन के अंदर हो सकता है बोथ ऑफ दीज, और चौथे ऑप्शन के अंदर हो सकता है नन ऑफ दीज। तो आपने जिस ऑप्शन को टिक करना है वो ऑप्शन होगा बोथ ऑफ दीज। ये भी मोमेंटम का यूनिट है, ये भी मोमेंटम का यूनिट है, सिर्फ इसको हमने इस तरीके से चेंज कर दिया हुआ है, बस दोनों बाकी सेम है। तो देखिए यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारे पास जो मोमेंटम है वो क्या होता है। हमने देखा कि एक जो मूविंग बॉडी है उसका जो मैस है और उसकी जो वेलोसिटी है, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो आप उसका जो मोमेंटम है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो मोमेंटम है इसको हम न्यूटन के सेकंड लॉ के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं। कंसिडर ए बॉडी ऑफ मैस एम मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी वी आई। फ़र्ज़ करें आपके पास जो एक बॉडी है जिसका मैस एम है और वो इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ मूव कर रही है, यानी कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वी आई है। सपोज एन एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्ट्स अपॉन इट फॉर टाइम टी। अब फ़र्ज़ करें कि एक एक्सटर्नल फोर्स है जो किस बॉडी के ऊपर लगती है टाइम टी के लिए। टाइम बड़ा ज़रूरी है कि कितने टाइम के लिए फोर्स लग रही है। फोर्स लग रही है टाइम टी के लिए। आफ्टर विच वेलोसिटी बिकम्स वी एफ। जब फोर्स लगती है तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है। ये जब टाइम टी के लिए फोर्स लगेगी तो टाइम टी के बाद जब फोर्स खत्म होगी तो जो वेलोसिटी बाकी आपको मिलेगी वो होगी वी एफ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। ये इनिशियल वेलोसिटी थी फोर्स लगने से पहले। जब टाइम टी तक फोर्स लगी उसके बाद जो आपकी वेलोसिटी आई वो है वी एफ वेलोसिटी, ठीक है। द एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस्ड बाई दिस फोर्स इज गिवन बाई। ये जो फोर्स अब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी वो एक्सेलरेशन इस तरह से आप लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन का वही फार्मूला है जो आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वी एफ माइनस वी आई फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम टी। ये एक्सेलरेशन है आपके पास। अब ये तो एक्सेलरेशन आपने यहाँ से निकाल ली कि आपकी जो बॉडी है उसके अंदर टोटल क्या एक्सेलरेशन पैदा होगी। यहाँ पे देखिए आपने फोर्स का कोई जिक्र नहीं किया, क्योंकि एक्सेलरेशन का ये फार्मूला लिखने के लिए आपको फोर्स नहीं चाहिए, आपको सिर्फ इनिशियल फाइनल वेलोसिटी चाहिए और वो टाइम चाहिए जिस टाइम के दौरान वेलोसिटी तब्दील हुई है। तो आपने वो टाइम नीचे लिख दिया, ठीक है। बाई न्यूटन सेकंड लॉ। अब यहाँ पे हम न्यूटन का सेकंड लॉ लिखने लगे हैं, उसके साथ फिर हम इसको रिलेट करेंगे इस एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन को, और बाद में हमारा जो मोमेंटम है उसको भी हम यहाँ पे लेके आएंगे। बाई न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? दी एक्सेलरेशन इज गिवन एज। न्यूटन का सेकंड लॉ असल में तो ऐसे होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। ये न्यूटन के सेकंड लॉ की ओरिजिनल फॉर्म है। एक्सेलरेशन अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो एम को इधर जाके आपको डिवाइड करवाना होगा, यहाँ से एम फिर खत्म हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा एफ ओवर एम के। ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी। यहाँ पे देखिए एक इसके बराबर, इसके बराबर, यहाँ पे इसके बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी अगर ये लेफ्ट साइड्स आपस में बराबर हैं तो इनकी जो राइट साइड्स हैं ये भी लाजमी तौर पे आपस में बराबर होंगी। तो हमने दोनों को बराबर कर दिया, इसको हमने इसके बराबर कर दिया यहाँ पे ऐसे, ठीक है जी। इक्वेटिंग टू एक्सप्रेशंस, यहाँ पे दोनों एक्सप्रेशंस को इक्वेट करें ऑफ एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन की दोनों एक्सप्रेशंस हैं इनको बराबर करें। देखें यहाँ पे एक्सेलरेशन है ए है दोनों साइड्स के ऊपर। लेफ्ट साइड्स कब बराबर हो सकती हैं? जब राइट साइड्स आपस में बराबर हो तब बराबर हो सकती हैं।
वी हैव, तो फिर आपने दोनों को इस तरह से बराबर कर दिया, इसको आपने एफ ओवर एम के बराबर कर दिया। उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंदर आप ये करेंगे कि जो टी है इसको आप इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे एफ़ के साथ, और एम को आप इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा एफ़ इंटू टी, और ये एम इधर इन दोनों के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एम जब इधर आके मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे तो एम, इसका मतलब है दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। एम वी एफ माइनस एम वी आई। अब देखिए ये दोनों क्या चीज़ बन गई, ये दोनों मोमेंटम बन गए। मोमेंटम का फार्मूला होता है ना मैस इंटू वेलोसिटी। ये आपके पास है फाइनल वेलोसिटी, ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी। ये आपके पास मोमेंटम है फोर्स के लगने से पहले का, ठीक है, और ये आपके पास मोमेंटम है फोर्स के लगने के बाद का। तो यहाँ पे देखिए असल में है क्या चीज़, ये असल में दो मोमेंटम्स का फ़र्क है। एक फोर्स ये आपके पास, जो फोर्स टाइम टी के लिए लग गई एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, फोर्स लगने से पहले जो वेलोसिटी थी वो वी आई थी। फोर्स लगने के बाद जब फोर्स टाइम टी के लिए लगी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसकी जो वेलोसिटी है वो वी एफ हो गई। जब देखें वेलोसिटी तब्दील होगी तो मोमेंटम भी तो तब्दील होगा ना, क्योंकि मोमेंटम जो है वो बराबर है एम वी एफ के, एम वी के, यानी कि मैस के ऊपर भी मोमेंटम डिपेंड करता है, वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर वेलोसिटी तब्दील होगी तो मोमेंटम की वैल्यू भी तब्दील होगी। शुरू में जो मोमेंटम था वो था एम वी आई, बाद में जो मोमेंटम हो गया वो हमारे पास है एम वी एफ, ठीक है, फोर्स लगने के बाद। तो इस तरह से हमने कैलकुलेशन की, एफ इंटू टी बराबर आ गया एम वी एफ माइनस एम वी आई, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए आपने अब मोमेंटम को इस्तेमाल किया, ये आपके पास मोमेंटम आ गया, और यहाँ पे आपने किसको इस्तेमाल किया, न्यूटन के सेकंड लॉ को। तो आपने न्यूटन के सेकंड लॉ को इस्तेमाल करते हुए जो मोमेंटम का डिफरेंस है इनिशियल और फाइनल मोमेंटम का, उसकी आपने यहाँ पे एक्सप्रेशन निकाल ली। अब ये एक्सप्रेशन देखें, शुरू में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपने लिखी थी सिर्फ एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन के अंदर आपने फोर्स का जिक्र नहीं किया था जो फोर्स लग रही थी। अब यहाँ पे हमने ये जो एक्सप्रेशन निकाली है 2.26 एक्सप्रेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस एक्सप्रेशन के अंदर हमने फोर्स का भी जिक्र किया, और जो वेलोसिटीज़ ने तब्दील की हमने उन वेलोसिटीज़ का भी जिक्र किया। वेलोसिटीज़ ने कैसे तब्दील की, पहले वेलोसिटी वी आई थी, उसके बाद जब फोर्स लगी तो वेलोसिटी वी एफ हो गई, यानी कि मोमेंटम तब्दील हो गया। एम वी एफ माइनस एम वी आई, ये आपके पास फाइनल मोमेंटम है फोर्स लगने के बाद का, ये फोर्स लगने से पहले का मोमेंटम है, और ये बराबर किसके है, वो फोर्स जिसने ये मोमेंटम तब्दील करवाया, क्योंकि इसने वेलोसिटी तब्दील करवाई थी, और साथ वो टाइम जिस टाइम के लिए फोर्स अप्लाई हुई थी, ठीक है। ये चीज़ें दोनों इस फ़र्क के बराबर है, ठीक है जी। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गई 2.26। इसके बाद नीचे देखें क्या लिखा हुआ है, वेयर एम वी आई इज़ द इनिशियल मोमेंटम एंड एम वी एफ इज़ द फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ये एम वी आई आपके पास इनिशियल मोमेंटम है, क्योंकि इसके अंदर आपने इनिशियल वेलोसिटी इस्तेमाल की है फोर्स लगने से पहले की, और ये आपके पास है फाइनल मोमेंटम एम वी एफ, क्योंकि इसके अंदर आपने फाइनल वेलोसिटी इस्तेमाल की फोर्स लगने के बाद वाली वेलोसिटी। द इक्वेशन 2.26 शोज दैट चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम फॉर विच फोर्स इज अप्लाइड। अब वही बात आ गई, अब जो चेंज इन मोमेंटम है ये किसके बराबर है, चेंज इन मोमेंटम बराबर है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। प्रोडक्ट कहते हैं हासिल ज़रब को, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट। फोर्स कौन सी, जो इसके ऊपर अप्लाई हो रही है जिसने मोमेंटम चेंज करवाया, और टाइम कौन सा, टाइम वो टाइम जितने टाइम के लिए फोर्स लगी है, ठीक है, यही बात यहाँ पे कर रहे हैं। फॉर विच फोर्स इज़ अप्लाइड, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, ये फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट है ये वाली साइड, एंड द टाइम फॉर विच, फोर्स एक तो फोर्स है ना, हमें पता है जो जिसने मोमेंटम चेंज करवाया, और टाइम कौन सा है, एंड द टाइम फॉर विच फोर्स इज़ अप्लाइड, और वो टाइम जिसके लिए फोर्स लगी है, ठीक है। कोई और टाइम यहाँ पे नहीं लिखना, वही टाइम लिखना है जो टाइम फोर्स अप्लाई हुई और इसने वेलोसिटी तब्दील की, वो आपने यहाँ पे टाइम लिख देना, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये है जी आपके पास जो न्यूटन का सेकंड लॉ है उसकी एक और आपके पास फॉर्म आ गई। दिस फॉर्म ऑफ द सेकंड लॉ इज़ मोर जनरल देन फॉर्म एफ इज़ इक्वल टू एम ए। हमने देखा था कि जो ओरिजिनल सेकंड लॉ की फॉर्म होती है वो आपके पास ये होती है न्यूटन के सेकंड लॉ के, एफ इज़ इक्वल टू एम ए। अब कहते हैं ये जो हमने यहाँ पे फॉर्म देखी है, ये जो फॉर्म है ये इस फॉर्म से ज़्यादा जनरल है। दिस फॉर्म ऑफ द सेकंड लॉ इज़ मोर जनरल देन दी फॉर्म एफ इज़ इक्वल टू एम ए। देखें जनरल का मतलब होता है वसी, आम। जितने आपके पास ज़्यादा केसेस हैं, जो फार्म आप ज़्यादा केसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपकी जनरल फार्म होगी, जो मखसूस केसेस के लिए फार्म इस्तेमाल कर सकते हैं वो एक स्पेसिफिक फार्म होगी, ठीक है। जो बड़ी फार्म है जिसको आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं वो जनरल फार्म है, यानी कि वसी फार्म है, आम फार्म है, वो ये वाली फार्म है, ये एक आपकी जनरल फार्म है। और नीचे वाली जनरल फार्म नहीं है, क्योंकि इसको आप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते। क्यों ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, आगे रीज़न है, बिकॉज it can easily be extended to account for changes as the body accelerates when its mass also changes। अब ये जो आपके पास आपने फार्म निकाली है ऊपर, वो फार्म जो है it can easily be extended to account for changes। अब जो मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ होती हैं उनको भी ये मलहूज़ ख़ातर रख सकती है, उन तब्दीलियों को भी ये सामने रखते हुए हमें कैलकुलेशंस दे सकती है, या फिर जो कैलकुलेशंस हम उस एक्सप्रेशन से करेंगे उसके अंदर जो तब्दीलियाँ बाद में होगी मैथ्स वगैरह के अंदर, उन तब्दीलियों को भी जिक्र हम वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। एज द बॉडी एक्सेलरेट, जैसे जैसे बॉडी जो है वो एक्सेलरेट करेगी, मतलब वेलोसिटी तब्दील करेगी, जो तब्दीलियाँ होंगी
वो तब्दीलियाँ भी वो वाली फार्म मलूज़ ख़ातर रख सकती है व्हेन इट्स मैस आल्सो चेंजेस, जब इसका जो मैस है वो तब्दील होता है। ठीक है, अब देखें जब मैस तब्दील होगा तो जाहिर सी बात है मोमेंटम भी तब्दील होगा, वहाँ पे मोमेंटम का जिक्र है तो उसको इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान है। तो अब देखें एग्जांपल हमारे पास आ गई है। आप ये सोच रहे होंगे कि व्हेन इट्स मैस आल्सो चेंजेस, आप ये सोच रहे होंगे कि हमने तो मिसाल सुनी थी ट्रक की, हमने मिसाल सुनी थी कार की, हमने मिसाल सुनी थी बाल की। ये जब मूव करते हैं तो वेलोसिटी तो तब्दील होना इनका समझ में आता है, लेकिन इनका मैस कैसे तब्दील होगा? इनका मैस नहीं तब्दील होगा। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका मैस तब्दील हो सकते हैं, वो यहाँ पे अब उसकी एग्जांपल दे रहे हैं। एग्जांपल हमारे पास है, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे एज ए रॉकेट एक्सलरेट्स, जैसे जैसे रॉकेट एक्सलरेट होता है यानी कि अपनी वेलोसिटी को वो बढ़ाता है, इट लूजेज मैस, ये मैस कम करते हैं, इसका मैस कम होता जाता है। क्यों कम होता जाता है? बिकॉज इट्स फ्यूल इज़ बर्न्ड, क्योंकि इसका जो फ्यूल है इसके अंदर वो जलता है, फ्यूल जलता है। एंड इजेक्टेड, और इजेक्ट होता है, जल के बाहर निकलता है, जिससे थ्रस्ट पैदा होती है और ये रॉकेट आगे जाता है। टू प्रोवाइड ग्रेटर थ्रस्ट, ताकि जो ज़्यादा थ्रस्ट है वो मिले रॉकेट को और ये ज़्यादा एक्सेलरेट हो। अब यहाँ पे आप देखें जो फ्यूल था रॉकेट का, ये रॉकेट के मैस का हिस्सा है ना, क्योंकि रॉकेट के अंदर है, तो रॉकेट का जो टोटल मैस है फ्यूल के साथ वो है ज़्यादा। जैसे जैसे रॉकेट आगे एक्सेलरेट होगा, इसका फ्यूल बर्न होगा, जलेगा, पीछे थ्रस्ट पैदा, पीछे निकलेगा, इसका फ्यूल बाहर जाएगा, इजेक्ट होगा, यहाँ पे इजेक्ट का वर्ड लिखा हुआ है, और आगे थ्रस्ट पैदा होगी रॉकेट को आगे जाने के लिए। तो जैसे जैसे इसका फ्यूल जलेगा, कम होता जाएगा, तो रॉकेट का जो ओवरऑल मैस है वो भी कम होता जाएगा, क्योंकि इसके जो फ्यूल का मैस है वो भी तो रॉकेट का ही मैस था। रॉकेट के मैस का असर था। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल देखी कि हमारे पास ऐसे भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि रॉकेट है, मूव होते हुए उनका जो मैस है वो कम होता जाता है। तो यहाँ पे फिर आप इस तरह की जो इक्वेशन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर हमने इस्तेमाल की फ्राम इक्वेशन 2.26, जो आपके पास इक्वेशन 2.6 है, 2.26, इसको अब आगे वो इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, रॉकेट वगैरह वाला और चेंजेस वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ से अब नया कंसेप्ट शुरू हो रहा है। ठीक है जी, अब जो आपके पास इक्वेशन थी 2.26, इस इक्वेशन में से जो ये टाइम है इसको अगर आपने यहाँ से ख़त्म करना है तो इधर आके आपको इसको डिवाइड करवाना पड़ेगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, अब यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो फोर्स बराबर आ जाएगी MVF माइनस MVI ओवर T के। ठीक है जी, यहाँ पे हमने यही लिख दिया फ्राम इक्वेशन 2.26 F इज इक्वल टू MVF माइनस MVI ओवर T। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कैन आल्सो बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम एज, जो आपके पास सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है इसको आप मोमेंटम की फॉर्म में इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे आप देखें जो आपके पास सेकेंड लॉ की पहली फॉर्म थी वो ये थी कि फोर्स जो है वो बराबर है मैस इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे आपने क्या लिखा फोर्स को? यहाँ पे आपने लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, यहाँ पे था मैस इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ये यहाँ पे फोर्स है। रेट ऑफ चेंज क्यों कह रहे हैं? चेंज तो ये है ना मोमेंटम्स के दरमियान जो माइनस है, ये दो मोमेंटम्स के दरमियान चेंज है, क्योंकि टाइम नीचे आ गया, किस टाइम के अंदर ये चेंज हुआ है इसे आप कहते हैं तब्दीली की शरह या रेट। ठीक है, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अच्छा, यहाँ पे देखें ये जो आपके पास ये वाली फॉर्म है इसको उन्होंने नीचे डिस्क्राइब किया है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, टाइम रेट ऑफ चेंज का क्या मोमेंटम का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वक्त के साथ साथ कैसे मोमेंटम तब्दील हो रहा है। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स के बराबर है। ठीक है, ये आपने न्यूटन का जो लॉ है इसकी दूसरी फॉर्म देखी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। ठीक है, F इज इक्वल टू MVF माइनस MVI ओवर T, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या फिर टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। टाइम क्यों नीचे टाइम आपने लिखा है? टाइम के हिसाब से आप तब्दीली देख रहे हैं मोमेंटम के अंदर। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो न्यूटन का सेकंड लॉ है इसको भी हमने मोमेंटम के साथ रिलेट करके देख लिया। पहले हमने कहा था कि जो F है वो बराबर होता है MA के, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, लेकिन अब हमने मोमेंटम की फॉर्म में जब ट्रांसफॉर्म किया न्यूटन सेकंड लॉ को तो हमने कहा कि जो F है वो बराबर है MVF माइनस MVI ओवर T के। ठीक है जी, तो आपसे पूछा जा सकता है कि आप इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसको बयान करें, वो क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। फिर आप ये फॉर्म लिखेंगे, कैसे याद रखेंगे? याद इस तरह से रखेंगे कि जो ओरिजिनल फॉर्म थी वो थी F इज इक्वल टू MA, आपने फोर्स को ही किसी चीज़ के बराबर दिखाना है, तो यहाँ पे आपने फोर्स को इस चीज़ के बराबर दिखा दिया, तो ये आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ जो है उसकी फॉर्म है मोमेंटम की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इम्पल्स। इम्पल्स हमने अब देखना है, इसको स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स वी विश टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम टू केसेस वेयर द अप्लाइड फोर्स इज़ नॉट कांस्टेंट। कभी कभी जो अप्लाइड फोर्स है ये जब कांस्टेंट नहीं होती तो उन केसेस के साथ भी हम ये चाहते हैं कि जो मोमेंटम का कंसेप्ट है वहाँ पे भी अप्लाई करें। ठीक है, जब फोर्स कांस्टेंट नहीं होती। इट एक्ट्स फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, ये जो आपके पास फोर्स होती है जो कांस्टेंट नहीं होती, ये बहुत ही छोटे टाइम के लिए या फिर शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल के लिए इस्तेमाल होती है, या फिर वक्त का जो बहुत छोटा दौरानिया है, कम दौरानिया है, उसके लिए फोर्स यहाँ पे एक्ट करती है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे व्हेन ए बैट हिट्स अ क्रिकेट बॉल, अगर बैट जो है वो क्रिकेट बॉल को हिट करे तो बहुत कम वक्त के लिए फोर्स बॉल को लगती है और बॉल आगे निकल जाती है। ठीक है,
द फोर्स सर्टेनली वेरीज फ्राम इंस्टेंट टू इंस्टेंट ड्यूरिंग द कोलिजन। अब जो फोर्स है ये इंस्टेंट टू इंस्टेंट वेरी करती है ड्यूरिंग द कोलिजन, यानी कि जो टकराव होता है बाल का और बैट का, उसके अंदर जो फोर्स है वो इंस्टेंट टू इंस्टेंट वेरी करती है। इंस्टेंट टू इंस्टेंट कैसे वेरी करती है? इंस्टेंट कहते हैं एक वक्त के लम्हे को। वो लम्हा जहाँ पे बैट बाल के साथ टकराता है उस लम्हे के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगती है बाल के ऊपर, और अगले ही लम्हे के ऊपर जो बाल है वो बैट से आगे निकल जाती है तो उसके ऊपर बैट जो है उसकी कोई फोर्स नहीं लग रही होती, ठीक है। तो एक ही बार बैट उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं और बाल आगे निकल जाती है, तो यानी कि इंस्टेंट टू इंस्टेंट जो फोर्स है वो तब्दील हो रही होती है। अच्छा, उसके बाद इस तरह के जो केसेस हैं इनमें होता क्या है, आगे लिखा हुआ है इन सच केसेस, इस तरह के केसेस में इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू डील विद द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंस्टेड ऑफ आइदर क्वांटिटी अलोन। अब ये जो दोनों क्वांटिटीज़ हैं फोर्स और टाइम, इन दोनों क्वांटिटीज़ में से किसी एक को अकेला स्टडी करने के बजाय इसकी जगह पे इंस्टेड ऑफ दिस आप इनका अगर जो प्रोडक्ट है उसके साथ अगर आप डील करें तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट है, ज़्यादा आसान है, ठीक है जी। वो कह रहे हैं अगर आप सिर्फ एफ़ को ले लें या सिर्फ टाइम को ले लें तो ये ज़्यादा मुश्किल होगा कि फ़ोर्स कितनी लगी है। अगर आप सिर्फ ये चीज़ देखना चाहते हैं तो ये भी मुश्किल है। अगर आप देखना चाहते हैं सिर्फ टाइम के कितने टाइम के लिए फोर्स लगी है, ये भी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इंस्टेंट टू इंस्टेंट फोर्स हो रही है तब्दील। अगर आप टाइम और फोर्स का प्रोडक्ट ले लें तो उसको स्टडी करना ज़्यादा आसान है और इसको हम इम्पल्स कहते हैं, ठीक है जी। द प्रोडक्ट, यही चीज़ लिखी हुई है, द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एफ दैट एक्ट्स ड्यूरिंग टाइम टी इज़ कॉल्ड इम्पल्स गिवन बाय। अब जो प्रोडक्ट है एवरेज फोर्स का एफ दैट एक्ट्स ड्यूरिंग टाइम टी, जो कि टाइम टी के दौरान लगती है। अच्छा देखें, जो एवरेज फोर्स है यहाँ पे एवरेज फोर्स का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया है? यहाँ पे फोर्स का वर्ड इसलिए इस्तेमाल नहीं किया कि जो आपके पास टाइम टी है इस टाइम के अंदर जितने भी इंस्टेंट्स हैं हर इंस्टेंट के ऊपर हो सकता है फोर्स तब्दील हो जाए, क्योंकि यही बात उन्होंने किया है कि फोर्स जो है वो हो सकता है इंस्टेंट टू इंस्टेंट तब्दील हो, लम्हा ब लम्हा फोर्स हो तब्दील। तो जब लम्हा ब लम्हा फोर्स तब्दील होगी तो हर इंस्टेंट के ऊपर जितनी फोर्स होगी उन तमाम फोर्सेस की जो एवरेज फोर्स होगी वो आपने अब यहाँ पे कंसिडर करनी है और हमें देखने कितने टाइम के लिए फोर्स लगी है, ठीक है जी। अच्छा देखिए कैसे पता चलेगा, मिसाल के तौर पर हमारे पास टाइम का दौरानिया जो है वो है 5 सेकंड, ठीक है। टाइम तो हमारे पास आ गया 5। फोर्स जो है हमारे पास इस टाइम के दौरान हमें ये नहीं पता कि फ़ोर्स कितनी लगी है। हमें मिसाल के तौर पे 4 फोर्सेस का पता है कि चेंज होते होते 4 फोर्सेस लगी हैं। एक हमारे पास फोर्स F1 थी, एक हमारे पास फोर्स F2 थी, एक हमारे पास फोर्स F3 थी, एक हमारे पास फोर्स थी F4। 4 फोर्सेस लगी हैं। चारों फोर्सेस की क्वांटिटी है मुख्तलिफ, चारों फोर्सेस मुख्तलिफ है, तो हम इनकी एवरेज कैसे लेंगे? चारों को ऐड करके 4 के ऊपर डिवाइड कर दें, जितनी फोर्सेस हैं उनको उतने नंबर के ऊपर डिवाइड कर दें तो आपके पास इनकी एवरेज आ जाएगी जो कि F कहलाएगी। इसको आप F कहेंगे। आप उसके बाद कंसिडर करेंगे F क्रॉस T, एवरेज फोर्स जो कि उस टाइम के दौरान लगी है और टाइम जिसके दौरान वो फोर्स लगती रही है एवरेज फोर्स, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास इम्पल्स आ जाएगा, ठीक है। तो F क्रॉस T किसके बराबर होता है? F डॉट T, F इंटू टी। F इंटू टी को आप इम्पल्स कहते हैं और ये बराबर होता है MVF माइनस MVI के। यही चीज़ हम पीछे देख चुके हैं अपनी एक एक्सप्रेशन के अंदर। यहाँ पे F इंटू टी की वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, वो होता है MVF माइनस MVI, ठीक है। यही इसकी वैल्यू हमने वहाँ पर पुट कर दी, यानी कि जो आपके पास इम्पल्स है ये असल में बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम के, ठीक है। कि जो फोर्स है एवरेज फोर्स जो कि उस टाइम के दौरान लगी है वो कितनी फोर्स है और वो टाइम कितना है, ये दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास असल में जो चीज़ आती है वो ये होती है MVF माइनस MVI, ठीक है। यानी कि जो मोमेंटम है उसमें तब्दीली कितनी हुई है ये असल में इम्पल्स होता है, ठीक है जी। तो इम्पल्स की हमने डेफिनेशन देख ली कि एक इंस्टेंट के एक टाइम का जो इंटरवल है उसके अंदर जो एवरेज फोर्स लगती है उसका एवरेज फोर्स का और उस टाइम का जो प्रोडक्ट है जो मल्टीप्लिकेशन है उसको आप इम्पल्स कहते हैं। यहाँ पे जब आपने इम्पल्स की डेफिनेशन लिखनी है तो आपने देखें बच्चे अक्सर ये कहते हैं कि फोर्स इंटू टाइम जो है वो इम्पल्स है, ठीक है। एक जो आपका टाइम इंटरवल है उसमें हो सकता है एक से ज़्यादा फोर्सेज लग रही हो, फोर्स तब्दील हो रही हो, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप एक फोर्स का तो नाम नहीं ले सकते ना, फिर आपने जो वर्ड इस्तेमाल करना है वो एवरेज फोर्स है। ये अभी आपको मैंने दिखाया कि एवरेज इसको हम क्यों कहते हैं। तो आपने जब भी इम्पल्स की डेफिनेशन लिखनी है आपने ख्याल रखना है कि आपने कहना है प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स दैट एक्ट्स ड्यूरिंग टाइम टी इज़ कॉल्ड इम्पल्स, ठीक है जी। यानी कि एवरेज फोर्स का टाइम के साथ जो प्रोडक्ट होता है उसको आपने इम्पल्स कहना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें हमारे पास इम्पल्स का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे देखें हमने एग्जांपल देखनी है। अच्छा देखें यहाँ पे जो मेरे पास PDF है इसके अंदर इस एग्जांपल का नंबर है 2.6। आपके पास जो एग्जांपल होगी बुक के अंदर उसके अंदर इसका नंबर है 2.7। तो हमने अब एग्जांपल 2.7 जो है उसको सॉल्व करना है, ठीक है जी। यहाँ पे देखें हमने अब वही इक्वेशन इस्तेमाल करनी है जो हमने अभी स्टडी की है, काफ़ी इसको हमने डिस्कस कर लिया हुआ। ए 1500 kg कार हैज़ इट्स वेलोसिटी रिड्यूस्ड फ्राम 20 मीटर पर सेकेंड टू 15 मीटर पर सेकेंड इन 3 सेकेंड्स। अब देखें दो चीज़ें गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 20, फाइनल वेलोसिटी 15। पहले वेलोसिटी ज़्यादा थी उसके बाद वेलोसिटी कम हो गई। अब एक्सेलरेशन किस तरह की होगी? नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी, ठीक है।
क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है। इन 3 सेकंड्स, 3 सेकंड्स के अंदर ये काम हुआ है सारा। हाउ लार्ज वाज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, जो एवरेज रिटार्डिंग फोर्स है वो कितनी ज़्यादा थी, या फिर हमने एवरेज रिटार्डिंग फोर्स बतानी है। देखिए रिटार्डिंग फोर्स जो है ये वर्ड निकला है रिटार्डेशन से। रिटार्डेशन होता है वेलोसिटी का कम होना। जब नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है उसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। जब वेलोसिटी कम हो रही होती है तो कम जब हो रही होती है वेलोसिटी तो उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं रिटार्डेशन। तो वो फोर्स जो कि वेलोसिटी को कम करवाती है वो फोर्स होती है रिटार्डिंग फोर्स, क्योंकि रिटार्डेशन करवा रही है। तो हमने अब यहाँ पे एफ की वैल्यू बतानी है, एवरेज फोर्स बतानी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए उन्होंने भी एवरेज फोर्स कहा है, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स आपने बतानी। सिंपल सी बात है, आपने जो इक्वेशन आपने पहले पढ़ी थी वो इक्वेशन आप जानते हैं, इसके अंदर जो वैल्यूज़ आपको पता है सिंपली वो पुट करें और फोर्स निकाल लें। टाइम आपको पता है कितने टाइम के लिए फोर्स लगी है, 3 सेकंड के लिए फोर्स लगी है। ठीक है जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास जो टाइम है वो 3 सेकंड है। ठीक है, फोर्स लगी है 3 सेकंड के लिए। यहाँ पे टी की जगह आप 3 पुट करेंगे। ठीक है, उसके बाद एम आपको पता है 1500 kg, 1500 किलोग्राम। आप एम की जगह ये पुट कर दें, इस एम की जगह भी आप यही पुट कर देंगे 1500 kg। एम वी एफ आपको पता है जो फाइनल वेलोसिटी है वो ये है 15 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है वो 20 है, वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। जब सारी आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपको ये जवाब मिलेगा। ठीक है, तो आपके पास ये जो जवाब है ये क्या चीज़ है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये है क्या, ये फोर्स है, मोमेंटम नहीं है, इसका ख्याल रखना है। इसको आपने न्यूटन मीटर नहीं कह देना, इसको आपने सिंपली न्यूटन ही कहना है। जो फोर्स है ये आपके पास होती है न्यूटन, इसका फोर्स न्यूटन होता है। ठीक है, इसका यूनिट जो है वो न्यूटन होता है फोर्स का। तो आपने यहाँ पे न्यूटन इसलिए लिखा है। यहाँ पे देखिए नेगेटिव क्यों आ रहा है, नेगेटिव इसलिए आ रहा है कि जो फोर्स है ये उसकी जो एक्सेलरेशन है उसको कम कर रही है। ठीक है, यानी कि मिसाल के तौर पे कैसे काम कर सकती है, आपकी बॉडी जो है वो इस तरफ मूव कर रही हो। ठीक है, बॉडी जो है उसका मोमेंटम इधर जा रहा है, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन है ये। फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लगे तो उसके बाद क्या ये इसकी वेलोसिटी को कम कर पाएगी, फिर तो इसकी वेलोसिटी को ये बढ़ा देगी। तो फोर्स जो है इसने मुखालिफ सीमत में लगना है, इधर फोर्स मुखालिफ सीमत में लगेगी तो तब जाके वेलोसिटी कम हो पाएगी। अब देखें जो वेलोसिटी की डायरेक्शन थी, फोर्स क्योंकि उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है इसलिए इसके साथ नेगेटिव का साइन ऑटोमेटिकली आ गया है। ठीक है, तो ये आपके पास फोर्स आ गई। आपने इस तरह से फोर्स को कैलकुलेट कर लेना है। जब आपने न्यूमेरिकल करना है तो स्टार्ट में आपने गिवन डेटा भी लिखना है। गिवन डेटा कैसे लिखेंगे, आप गिवन डेटा में लिखेंगे मैस ऑफ द कार इज इक्वल टू 15, मैस ऑफ द कार इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू 1500 kg। उसके बाद लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। उसके बाद नीचे वाली लाइन के ऊपर लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एफ इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। और नीचे आप लिखेंगे टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 3.0 सेकंड। ये डेटा लिख के उसके बाद नीचे लिखेंगे आप एवरेज रिटार्डिंग फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क के, वो हमने फाइंड करना, उसके आगे आप सवाल या निशान लगाएंगे। इस तरह से आपने इससे पहले ये गिवन डेटा लिखना है। गिवन डेटा लिखने के बाद आपने इस तरह से फिर इसका सोल्यूशन करना है। ठीक है, आपने फिर ये कहना है वी नो दैट एफ इंटू टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास इस तरह से फोर्स आ जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पे लिखा हुआ है द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द फोर्स इज रिटार्डिंग वन। रिटार्डिंग वन का मतलब है रिटार्डिंग फोर्स। यहाँ पे पहले फोर्स की बात हो रही है ना, इसलिए आगे उन्होंने फोर्स नहीं लिखा, उन्होंने वन लिख दिया। वन का मतलब है फोर्स। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द फोर्स इज रिटार्डिंग वन, इसका मतलब यह है कि जो फोर्स है वो रिटार्डिंग फोर्स है, यानी कि वो वेलोसिटी को कम करने वाली फोर्स है, यानी कि वेलोसिटी की अपोजिट साइड के ऊपर या अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लग रही है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास हमारी जो एग्जांपल है 2.7 ये भी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब देखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे पास दो बॉडीज़ होंगी, वो मूव कर रही होंगी, दो बॉल्स होंगी। फॉर एग्जाम्पल बॉल्स दोनों मूव कर रही हैं, उनका दोनों का अलग अलग होगा मोमेंटम। दोनों का जो अलग अलग मोमेंटम होगा उसको जब आप ऐड करेंगे तो वो इस सिस्टम का टोटल मोमेंटम होगा। जब कोलिजन हो जाएगी, दोनों टकराएंगी, टकराने के बाद उन दोनों का जो मोमेंटम होगा फिर उसको आप ऐड करेंगे। टकराने से पहले वाला टोटल मोमेंटम और टकराने के बाद वाला जो टोटल मोमेंटम है, दोनों मोमेंटम्स आपस में बराबर होंगे। इसको आप कह देंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, यानी कि जो मोमेंटम है ये सेम रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है जी, अच्छा ये देखें यहाँ से इसको हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को। लेट अस कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम। मिसाल के तौर पे आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो कि बैरूनी जो चीज़ें होती हैं या बैरूनी जो माहौल होते हैं उससे अलग थलग होते हैं, उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही होती। इट इज़ अ सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल एजेंसी एक्सर्ट्स एनी फोर्स। ये ऐसा सिस्टम होता है जिसके ऊपर बाहर वाली कोई भी चीज़ कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस एनक्लोज्ड इन अ गैस वेसल इन ए ग्लास वेसल। अगर किसी गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं या आप ग्लास के वेसल के अंदर, ग्लास के किसी बर्तन के अंदर बंद कर दें,
एट कांस्टेंट टेम्परेचर कंस्टिट्यूट एन आइसोलेटेड सिस्टम। इसका टेम्परेचर आप ना, इसको टेम्परेचर आप चेंज ना करें। जब टेम्परेचर आप चेंज करेंगे ग्लास के वेसल का, यानी कि जो मॉलिक्यूल उसमें मौजूद है ग्लास के वेसल में, उनका जब आप बाहर से टेम्परेचर चेंज करेंगे तो आपने बाहर से उनके ऊपर कोई काम कर दिया, आपने बाहर से उनको बिल्कुल अलग थलग रखना है। तो वो जो सिस्टम बनेगा मॉलिक्यूल्स का जो कि ग्लास वेसल के अंदर होगा, वो सिस्टम जो है वो कहलाएगा एक आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है जी। द मॉलिक्यूल्स कोलाइड, द मॉलिक्यूल्स कैन कोलाइड विद वन अनदर बिकॉज ऑफ देयर रैंडम मोशन। अब जो मॉलिक्यूल्स होंगे एक वेसल के अंदर, मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक वेसल है, इसमें मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी होती है रैंडम मोशन। इन मॉलिक्यूल्स की क्योंकि रैंडम मोशन है तो एक दूसरे के साथ ये टकराएंगे। नो एक्सटर्नल एजेंसी कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन देम। तो उसके बाद बाहर से कोई भी एजेंसी, बाहर से कोई भी चीज़ उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा सकती, क्योंकि वो उसमें एनक्लोज्ड है। आपस में वो टकराते रहेंगे लेकिन बाहर से कोई चीज़ उनके ऊपर आके एक्ट नहीं करेगी। ना आपने टेम्परेचर देना है, ना ही आपने उनके ऊपर कोई फोर्स बाहर से लगानी है। ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम अब अपनी डेरिवेशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि हमने अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है उसको डिराइव करना है। यहाँ से कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम, यहाँ से कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्मूथ हार्ड इंटरेक्टिंग बॉल्स ऑफ मैसेज M1 एंड M2। आप मिसाल ले लें एक आइसोलेटेड सिस्टम की जिसके अंदर दो स्मूथ बॉल्स हैं बट हार्ड इंटरेक्टिंग बॉल्स ऑफ मैसेज M1 एंड M2। एक बॉल का मैस M1 है, एक बॉल का मैस M2। दो चीज़ें यहाँ पे आई हैं, एक आपके पास है स्मूथ के दोनों बाल स्मूथ हैं, उसके बाद है हार्ड इंटरेक्टिंग। हार्ड इंटरेक्टिंग और स्मूथ का आपको पहले मैं मतलब एक्सप्लेन करवा देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक बाल है और एक हमारे पास ये दूसरी बाल है। अब ये दोनों बाल हैं स्मूथ। स्मूथ क्यों है? अगर आप इनकी सरफेस देखें तो सरफेस के ऊपर आपको कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नज़र नहीं आ रहा जो कि स्मूथनेस जो है उसको डिस्टर्ब करे, यानी कि इसकी जो सरफेस है बिल्कुल स्मूथ है। सरफेस का जो स्मूथ होना है बेसिकली इसी वजह से ये दोनों बाल स्मूथ है, यानी कि इनकी सरफेस के ऊपर कोई स्क्रैचेस या कोई ऊपर नीचे कोई ऐसी जगह नहीं है, तो ये इनकी सरफेस स्मूथ है। और है ये हार्ड इंटरेक्टिंग। हार्ड इंटरेक्टिंग का मतलब ये है कि जब ये आपस में टकराएंगी तो उसके बाद इनकी जो फॉर्म है वो तब्दील नहीं होगी, डिफॉर्म नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आप इन बालों को आपस में टकराएं या ये जो गेंदे हैं ये आपस में टकराएं, टकराने के बाद जो है ये आधी ऐसे हो जाए, मतलब पिचक जाए दोनों, ऐसा नहीं होगा। दोनों जब टकराएंगी हार्ड होंगी, दोनों टकराएंगी और वापस चली जाएंगी और किसी की भी फॉर्म तब्दील नहीं होगी। इसको हम कहते हैं कि ये हार्ड आपस में हैं, कि दोनों बॉल्स हार्ड हैं और ये हार्ड इंटरेक्टिंग है, हार्ड तरीके से एक दूसरे का इंटरेक्ट करेंगी। और ये स्मूथ क्यों? क्योंकि इनकी सरफेस स्मूथ है। ठीक है। इस तरह की बॉल्स हैं, इनका हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लिया। ये दो बॉल्स हैं, इनका हमने आइसोलेटेड सिस्टम लिया, बाहर से इनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही। ठीक है। अब इस सिस्टम को हमने कैसे इसके साथ डील करना है वो नीचे लिखा हुआ है। अब ये सिस्टम है आपके पास दो बॉल्स का जो कि स्मूथ भी हैं और हार्ड इंटरेक्टिंग है। अब ये क्या कर रही हैं दोनों बॉल्स? मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। अब ये दोनों जो बॉल्स हैं ये एक ही सीधी लाइन के साथ मूव कर रही हैं, एक ही सीधी लाइन के अंदर मूव कर रही हैं। यहाँ पे आप अगर देखें तो इधर ये दोनों मूव कर रही हैं, इसकी डायरेक्शन भी, इसकी वेलोसिटी इधर है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी इधर ही है, दोनों की डायरेक्शन है सेम। ठीक है जी। एक ही डायरेक्शन में दोनों मूव कर रही हैं विद वेलोसिटीज़ V1 एंड V2। दोनों की जो वेलोसिटी है उनमें से एक की वेलोसिटी आपके पास V1 और दूसरी के V2 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है बेतरतीब। जो आपके पास बॉल M1 मैस वाली है उसकी वेलोसिटी V1 है और जो मैस M2 वाली बॉल है उसकी वेलोसिटी V2 है। बोथ दी बॉल्स कोलाइड एंड आफ्टर कोलिजन। दोनों बॉल्स आपस में कोलाइड करती हैं, दोनों बॉल्स आपस में टकरा जाएंगी। कब टकराएंगी? उस वक्त टकराएंगी जब ये पीछे वाली जो बॉल है इसकी वेलोसिटी होगी ज़्यादा। इसकी जब वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो ये सामने वाली आगे वाली बॉल के साथ टकरा जाएगी। टकराने के बाद क्या होगा वो अब आगे लिखा हुआ है। ठीक है। बोथ द बॉल्स कोलाइड। दोनों बॉल्स टकराएंगी एंड आफ्टर कोलिजन टकराने के बाद बॉल ऑफ मैस M1 मूव्स विद वेलोसिटी V1 प्राइम। जो आपके पास बॉल M1 है ये वेलोसिटी V1 प्राइम के साथ मूव करेगी। पहले इसकी क्या वेलोसिटी थी? पहले इसकी वेलोसिटी V1 थी। जब इनके दरमियान टकराव हो गया, कोलिजन हो गई, तो इसकी वेलोसिटी तब्दील होकर V1 से V1 प्राइम हो गई। और जो आपके पास M2 वाली बॉल है एंड M2 मूव्स विद वेलोसिटी V2 प्राइम। और जो दूसरी बॉल है जिसकी वेलोसिटी V2 थी या जिसका मैस M2 था उसकी वेलोसिटी V2 से तब्दील होकर V2 प्राइम हो जाएगी इन द सेम डायरेक्शन एज शोन इन फिगर 2.9। अब जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब देखिए तीनों इसके हम केसेस देख लेते हैं। पहले केस के अंदर दोनों बॉल्स मूव कर रही हैं एक ही डायरेक्शन में, उसके बाद ये दोनों बॉल्स आपस में टकरा गई। टकराने के बाद दोबारा दोनों ने मूव करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इनके दरमियान अब टकराव हो चुका है, कोलिजन हो चुकी है, तो इनकी जो मोशन है वो तब्दील होगी, इनकी वेलोसिटीज़ होगी तब्दील। पहली बॉल जो है M1 मैस वाली इसकी वेलोसिटी पहले थी V1, अब इसकी वेलोसिटी V1 प्राइम हो गई है। M2 जो मैस वाली बॉल है इसकी वेलोसिटी अब V2 प्राइम हो गई। यहाँ पे टकराव हुआ है, टकराव के बाद यहाँ पे इनकी वेलोसिटी तब्दील हो गई। ठीक है जी। टू फाइंड द चेंज इन मोमेंटम ऑफ मैस M1, सबसे पहले हम ये जो दोनों हमारे पास बॉल्स हैं
M1 मैस वाली और M2 मैस वाली, इन दोनों के जो मोमेंटम्स हैं इनमें हम अलग-अलग तब्दीली देखेंगे, ठीक है। टू फाइंड द चेंज इन मोमेंटम ऑफ मैस M1, जो M1 मोमेंटम का मैस जो है, M1 मैस वाला जो M1 मैस वाला जो ऑब्जेक्ट है, या M1 मैस वाली जो बॉल है, उसके मोमेंटम में क्या तब्दीली हुई है, हम इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन 2.27 को। वो बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। हमने देखा था कि जो मोमेंटम है उसमें तब्दीली हम किस तरह से देख सकते हैं। मोमेंटम के अंदर जो तब्दीली है हम इस फार्मूला से देख सकते हैं। ये जो आपके पास फार्मूला है ये, ठीक है, F इंटू टी, कितने टाइम के लिए फोर्स लगी है, और फोर्स और साथ में मोमेंटम में तब्दीली। इस तरह से आप मोमेंटम में तब्दीली लिख सकते हैं, यानी कि मैस और साथ VF और VI, हमारे पास मैस भी है, VF VI भी हैं, और हम यहाँ पे अब इसका जो मोमेंटम है उसमें तब्दीली देख सकते हैं। तो उसको देखें हम कैसे देखेंगे। उसके लिए हमें फोर्स भी चाहिए होगी। फोर्स इस तरह से चाहिए होगी कि देखिए जब ये आपस में टकराएंगे तो ये जो आपके पास ये वाला M1 है, ये जो फोर्स इसके ऊपर लगा रहे हैं इसको वो फोर्स F कह रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो आपके पास M2 है, ये जो इधर फोर्स लगाएगा इसको वो F प्राइम कह रहे हैं, ठीक है, यानी कि रिएक्शन की फोर्स है। ये इसके ऊपर जाके पहले लगेगा ना, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, ये पीछे से इसके ऊपर जाके लगेगा। तो ये इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा F, ये एक्शन वाली फोर्स होगी। फिर जो वापस ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा ये रिएक्शन वाली फोर्स होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूटन का तीसरा लॉ ये कहता है कि एक्शन और रिएक्शन दोनों आपस में बराबर होते हैं, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। तो एक्शन हो गया F, तो इसका रिएक्शन भी तो होना है ना बराबर। ये F प्राइम है, ये इसके साथ अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है जी। अब हमारे पास जो M1 है इसके मोमेंटम में आप तब्दीली लिख लें। M1 के ऊपर देखें कौन सी फोर्स लग रही है। M1 के ऊपर ये आपके पास M1 है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है ये आपके पास है F प्राइम। तो आपने F प्राइम फोर्स लिखनी है M1 जो मैस वाली बॉल है उसकी इक्वेशन के अंदर। तो लिखते हैं हम इसके लिए। अब देखिए जब हम जानते हैं कि F इंटू टी जो है ये बराबर है M1 V1 प्राइम माइनस M1 V1। अब देखें M1 और M1 यहाँ पे दोनों मैस सेम है, क्योंकि पहली जो बॉल है जिसका मैस M1 है आप उसके मोमेंटम में तब्दीली देख रहे हैं। इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या थी तब्दील होने के बाद, वो V1 प्राइम है, इनिशियल वेलोसिटी V1 थी। ये दोनों जो है देखें आपके पास जो मोमेंटम के फ़र्क हैं, जब दोनों मोमेंटम्स का डिफरेंस है वो आ गया। यहाँ पे आपने लिखा हुआ है F इंटू टी, यहाँ पे आपने F नहीं लिखना, यहाँ पे आपने लिखना है F प्राइम। इसको ठीक कर लें। F प्राइम इसलिए लिखना है कि आप देखें कि आपकी जो पहली बॉल है M1 मैस वाली, उसके ऊपर फोर्स कौन सी लग रही है। आप अगर यहाँ पे देखें तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है ये फोर्स F प्राइम है, ठीक है जी। F प्राइम फोर्स इस बॉल के ऊपर लग रही है। तो ये बॉल है ना आपके पास जिसका मैस M1 है, तो आपने ठीक करना है, जब आपने इसको लिखना है तो आपने F प्राइम जो है ये इस M1 के ऊपर लगानी है, ठीक है। तो आपके पास जो पहली बॉल है उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो फोर्स F है, आपने इसको F प्राइम लिखना है, ठीक है। किताब वाले इसको F लिख रहे हैं। ये आपके पास मोमेंटम का फ़र्क आ गया पहली बॉल का। सिमिलरली फॉर दी बॉल ऑफ मैस M2V है, जो दूसरी आपके पास बॉल है जिसका मैस M2 है उसके भी मोमेंटम का फ़र्क आप इसी तरह से लिख सकते हैं। M2 आ जाएगा। इसकी फाइनल वेलोसिटी ये है, तब्दील होने के बाद इनिशियल वेलोसिटी इसकी V2 थी, और उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो फोर्स F होगी। यहाँ पे प्राइम नहीं आएगा, प्राइम इसके साथ आएगा, ठीक है। क्यों इसके साथ प्राइम नहीं आएगा आप ये देखें, जो आपके पास M2 मैस वाली बॉल है, दूसरी बॉल ये वाली, इसके ऊपर देखें कौन सी फोर्स लग रही है। इसके ऊपर देखें जो फोर्स लग रही है वो ये फोर्स है, एक्शन वाली फोर्स है। ये इधर इस डायरेक्शन में इसके ऊपर ये फोर्स लग रही है, फोर्स F, ठीक है। तो आप इसके साथ F लिखें। अगर देखें आप वही चीज़ें लिखना चाहते हैं तो अब यहाँ पे F प्राइम कर दें और यहाँ से प्राइम ख़त्म कर दें, तो फिर भी आपका मसला हल हो जाएगा कि जो पहले आपके पास बॉल है उसके ऊपर F लग रही है, रिएक्शन वाली फोर्स, और जो एक्शन वाली फोर्स है वो F प्राइम है। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। जो पहली फोर्स होती है एक्शन वाली उसको F कहते हैं, रिएक्शन वाली को आप F प्राइम कहते हैं, ठीक है जी। देखिए हमारे पास अब दोनों जो मोमेंटम्स हैं उनका फ़र्क आ गया। अच्छा, जो हमारे पास दूसरी बॉल थी मैस M2 वाली, उसके लिए आपने ये मोमेंटम का फ़र्क लिख दिया। एडिंग दीज टू एक्सप्रेशंस वी हैव, इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड कर दें। राइट साइड के अंदर राइट साइड ऐड करेंगे और लेफ्ट साइड के अंदर आप लेफ्ट साइड ऐड करेंगे। इन दोनों को आप ऐड करेंगे, इस तरह से ऐड हो गए। अब देखें यहाँ पे टी क्यों आ गया बाहर और ये अंदर क्यों आ गए। देखिए इन दोनों के साथ टी हो रहा है मल्टीप्लाई। जब आप इनको इस तरह से लिखेंगे F इंटू टी प्लस F प्राइम इंटू टी, जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो टी क्योंकि दोनों के अंदर मौजूद है तो टी आप ले लेंगे कामन। जब टी आप कामन लेंगे तो उसके बाद होगा क्या, यहाँ पे सिर्फ F बच जाएगा और यहाँ पे आपके पास F प्राइम बच जाएगा, ठीक है जी। तो इसीलिए आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगी F प्लस F प्राइम इंटू टी। तो आपने इन दोनों को ऐड करके इस फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद ये जो आपके पास दोनों साइड्स हैं इनको भी आप यहाँ पे ऐड कर दें। सिंपली हमने इसको उठा के यहाँ पे लिख दिया, इसको उठा के हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है जी। उसके बाद आप ये देखें कि हमारे पास F और F प्राइम जो है इनके बारे में आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि ये दोनों एक्शन और रिएक्शन है। F एक्शन है तो F प्राइम हमारे पास है रिएक्शन। जो एक्शन और रिएक्शन होते हैं क्वांटिटी दोनों की बराबर होती है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, सिंस द एक्शन फोर्स F इज इक्वल एंड अपोजिट टू दी रिएक्शन फोर्स F प्राइम, क्योंकि हमारे पास जो एक्शन फोर्स F है ये बराबर तो है F प्राइम के लेकिन इसके अपोजिट भी है। वी हैव F प्राइम इज इक्वल टू नेगेटिव F, तो हमारे पास जो F प्राइम है रिएक्शन की फोर्स है ये असल में ओरिजिनल जो फोर्स रिएक्शन वाली उसका नेगेटिव है, ठीक है जी।
और f प्लस एफ प्राइम इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप और क्या लिख सकते हैं, इस नेगेटिव वाले f को अगर आप इधर लेके जाएं तो ये उधर जाके पॉजिटिव का f हो जाएगा इस तरह से, और इधर आपके पास रह जाएगा 0 ऐसे। तो आप f प्लस एफ प्राइम को 0 लिख सकते हैं। तो इनका जो सम है यहाँ पे हो जाएगा 0। जब ये 0 होगा तो ठीक है साथ, जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपको जो मिलने वाला है वो आंसर आपको 0 मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर 0 मिल गया। उसके बाद दूसरी आपके पास जो साइड है, इस साइड को आप देखें आप कैसे तब्दील कर सकते हैं। फिलहाल तो उन्होंने इस साइड को तब्दील नहीं किया, उन्होंने फिलहाल इस साइड को एज इट इज़ यहाँ पे लिखे। अब इसके बाद और कैलकुलेशन हो रही है। कैलकुलेशन ये हो रही है कि आपके पास ये जो नेगेटिव वाली टर्म्स है ये और ये, इन दोनों को आप दूसरी साइड के ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे दोनों। देखिए जब ब्रैकेट्स आप खत्म करेंगे तो फिर भी आपके पास ये टर्म ऐसे ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि इधर प्लस है ब्रैकेट के बाहर, इधर भी ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो साइन तब्दील नहीं होने अंदर जाके। ठीक है, तो इस नेगेटिव वाले को आप इधर ले जाएं तो प्लस का हो जाएगा, इस नेगेटिव वाले को आप इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये पॉजिटिव वाला और ये पॉजिटिव वाला, ये दोनों यहीं पे रहने दें। ठीक है जी। इन अदर वर्ड्स, चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल प्लस चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सेकंड बॉल इज 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहली बॉल का जो मोमेंटम, इसमें जो तब्दीली हुई है इसमें आप ऐड कर दें जो दूसरी बॉल का मोमेंटम है उसमें जो तब्दीली हुई है, इन दोनों के मोमेंटम्स में जो तब्दीली हुई है वो तब्दीली 0 है, मतलब इनका सम तब्दीली का 0 है। ठीक है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसको हमने तब्दील करके ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे देखें ये क्या चीज़ है, आपके पास ये जो साइड है, इस साइड को अगर आप नोट करें लेफ्ट साइड को, तो ये आपके पास टोटल मोमेंटम है कोलिजन से पहले वाला। क्यों कोलिजन से पहले वाला? ये जो वेलोसिटीज़ हैं ये वेलोसिटीज़ कोलिजन से पहले वाली हैं, ये वेलोसिटीज़ हैं कोलिजन के बाद वाली। तो ये कोलिजन से पहले वाला जो मोमेंटम है दोनों का उसको ऐड करें, कोलिजन के बाद वाला जो मोमेंटम है दोनों का उसको ऐड करें, तो दोनों मोमेंटम्स का जो सम है वो आपस में बराबर है। ठीक है, फिर दोनों सम्स आपस में बराबर हैं। ये कोलिजन से पहले वाले मोमेंटम्स का सम है, ये कोलिजन के बाद वाले मोमेंटम्स का सम है, तो दोनों सम्स आपस में बराबर है। तो इसका मतलब ये होगा कि कोलिजन से पहले जो टोटल मोमेंटम था और कोलिजन के बाद जो टोटल मोमेंटम है सिस्टम का, वो मोमेंटम दोनों आपस में उनका टोटल मोमेंटम बराबर है। ठीक है, ये एक बाल का मोमेंटम, ये दूसरी बाल का मोमेंटम, ये सिस्टम का टोटल मोमेंटम। ठीक है, इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये आइसोलेटेड सिस्टम है, कोलिजन से पहले इसका टोटल मोमेंटम और कोलिजन के बाद इस आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल मोमेंटम दोनों आपस में बराबर है। तो आपका जो मोमेंटम है तब्दील नहीं हुआ, कंजर्व रहा। ठीक है, कंजर्व का ये मतलब है कि तब्दील नहीं होगा, आपका मोमेंटम ओवरऑल जो है ये कंजर्व रहा कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद। ठीक है जी, अब यही चीज़ आगे हमने यहाँ पे लिखनी है। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं विच मीन्स दैट, जिसका मतलब ये है दैट टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। इसका मतलब ये है कि आपका जो सिस्टम है इसका जो टोटल इनिशियल मोमेंटम है बिफोर कोलिजन, ये टोटल इनिशियल मोमेंटम था बिफोर कोलिजन, इज इक्वल टू द टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। ये आफ्टर कोलिजन जो सिस्टम का फाइनल मोमेंटम है उसका टोटल फाइनल मोमेंटम सिस्टम का उसके बराबर है। कंसिक्वेंटली इसके नतीजे में द टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द आइसोलेटेड टू बॉल सिस्टम इज़ 0। तो इसके रिजल्ट में, इसके नतीजे में हमें ये मिला कि जो टोटल चेंज इन मोमेंटम है ऑफ द आइसोलेटेड टू बॉल सिस्टम वो 0 है। मतलब जो मोमेंटम के अंदर, टोटल मोमेंटम के अंदर जो तब्दीली आई है वो तब्दीली 0 है। ठीक है जी, क्योंकि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद वाला मोमेंटम सेम है। ठीक है जी। फॉर सच ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनके ग्रुप के लिए, इफ़ वन ऑब्जेक्ट विद इन द ग्रुप एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, इनमें से अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लग रही है, देयर मस्ट एग्जिस्ट एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन फोर्स। तो इसके नतीजे में इसके बिल्कुल बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स एग्जिस्ट करनी चाहिए ऑन दी अदर ऑब्जेक्ट इन द सेम ग्रुप, उसी ग्रुप के ऊपर जो दूसरा, उसी ग्रुप के अंदर जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर इसी तरह की कोई फोर्स लगनी चाहिए जो कि रिएक्शन की फोर्स है, जैसे कि हमारे सिस्टम के अंदर अप्लाई हुई। एज अ रिजल्ट, नतीजे के तौर पे द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज अ होल इज़ ऑलवेज 0। तो जो टोटल जो ग्रुप है ऑब्जेक्ट्स का, इनका जो मोमेंटम का चेंज है, तब्दीली है मोमेंटम के अंदर, एज अ होल इज़ ऑलवेज 0। तो टोटल जो मोमेंटम होता है सिस्टम का वो हमेशा उसकी तब्दीली 0 होती है, मोमेंटम सिस्टम का हमेशा सेम रहता है टोटल मोमेंटम। दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विच स्टेट्स दैट, इसको आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। जो टोटल आपके पास लीनियर मोमेंटम होता है आइसोलेटेड सिस्टम का वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, हमेशा वो एक जैसा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इन अप्लाइंग कंजर्वेशन लॉ को अप्लाई करते हुए वी मस्ट नोटिस दैट द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जो मोमेंटम है बॉडी का वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल 2.7, किताब के अंदर एग्जांपल 2.8 होगी, इसको आपने ठीक कर लेना है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे जो एग्जांपल है इसके अंदर हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो कंसेप्ट है उसको इस्तेमाल करना है। जब ये एग्जांपल हम कर लेंगे तो उसके बाद हमारे टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं एग्जांपल 2.7, टू स्फेरिकल बॉल्स ऑफ 2 kg एंड 3 kg। देखें M1 आपके पास 2 kg आ गया। देखें सबसे पहले आपने लिखना है गिवन डेटा, मैं आपको पहले गिवन डेटा बता रहा हूँ उसके बाद सोल्यूशन पे चलेंगे। गिवन डेटा के अंदर आपने लिखना है M1 2 kg, M2 3 kg।
मैसेज आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं विद वेलोसिटीज़ ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड। अब देखें एक दूसरे की तरफ क्योंकि मूव कर रही हैं, तो एक की वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ और है, दूसरी की डायरेक्शन इससे अपोजिट है, तो एक पॉजिटिव वेलोसिटी होगी, एक नेगेटिव होगी। आप लिखेंगे m1 जो है इसकी वेलोसिटी है v1, इसको आप कहेंगे 6 और v2 को आप कहेंगे -4। ठीक है, -4 क्यों कहेंगे, क्योंकि ये आपके पास जो वेलोसिटी है ये इसके अपोजिट है। ठीक है जी, m1 वाली को हम पॉजिटिव कह रहे हैं। रिस्पेक्टिवली व्हाट मस्ट बी द वेलोसिटी ऑफ द स्मॉलर बॉल आफ्टर कोलिजन, जो छोटी बॉल है मतलब ये वाली कम मैस वाली बॉल, इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए आफ्टर कोलिजन, ये आपके पास होगी vf। ठीक है, या फिर v1 प्राइम, इसको v1 प्राइम कह सकते हैं। वो पूछ रहे हैं कि जो v1 प्राइम है ये क्या होगी आफ्टर कोलिजन। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बिगर बॉल इज़ 3 मीटर पर सेकेंड आफ्टर कोलिजन जो v1 प्राइम है वो कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, अब क्योंकि इसकी डायरेक्शन को आपने कह दिया है उलट, जो आपके पास दूसरी बॉल है 3 kg वाली, इसकी डायरेक्शन क्योंकि आपने अपोजिट कह दिया है, इसकी आपने अगर ये इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव कही है तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है ये भी फिर आपको नेगेटिव रखनी पड़ेगी। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद यहाँ पे इसका हमारे पास सोल्यूशन है, एज बोथ द बॉल्स आर मूविंग टूवर्ड्स वन अनदर, क्योंकि दोनों बॉल्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, सो देयर वेलोसिटीज आर ऑफ अपोजिट साइन, इनकी वेलोसिटीज मुख्तलिफ होंगी। लेट अस सपोज दैट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ 2 kg बॉल इज पॉजिटिव, फर्ज करें 2 kg बॉल वाले की जो मोशन की डायरेक्शन है पॉजिटिव है, एंड दैट ऑफ द 3 kg इज नेगेटिव, और जो 3 kg वाली बॉल है इसकी डायरेक्शन है, इसकी जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन है नेगेटिव, या इसकी जो मोशन है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज, जो कोलिजन है टकराव से पहले जो आपका सिस्टम है उसका मोमेंटम क्या होगा हम जानते हैं, दोनों के मोमेंटम्स को आपने ऐड कर देना है। ये पहली बॉल का मोमेंटम है, ये दूसरी बॉल का मोमेंटम है, वैल्यूज पुट कर दें, m1 हमारे पास 2 है, m2 हमारे पास 3 है, वो पुट कर दें। पहली बॉल की जो वेलोसिटी है हमारे पास 6 है, दूसरी बॉल की वेलोसिटी -4 है। -4 क्यों कहा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। एंड के ऊपर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0, यानी कि इनिशियली जो मोमेंटम है वो टोटल जो मोमेंटम है आपके पास 0 है। ठीक है जी, कोलिजन से पहले का मोमेंटम। ठीक है, ये है बिफोर कोलिजन का मोमेंटम। कैसे पता चला बिफोर कोलिजन वाला मोमेंटम है, हमें ऐसे पता चला कि यहाँ पे हमने वेलोसिटीज इनिशियल वेलोसिटीज लिखी हैं, कोलिजन से पहले वाली हमने वेलोसिटीज लिखी, तो तब हमें पता चला कि ये इसका कोलिजन से पहले वाला मोमेंटम है, ये दूसरी बॉल का कोलिजन से पहले वाला मोमेंटम है, तो ये सिस्टम का कोलिजन से पहले वाला मोमेंटम है। उसके बाद हमने लिखना है सिस्टम का कोलिजन के बाद वाला मोमेंटम। जब कोलिजन के बाद वाला मोमेंटम लिखेंगे सिस्टम का, तो उसके बाद इन दोनों बॉल्स की जो कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटीज हैं v1 प्राइम और v2 प्राइम हमने वो लिखनी होगी। ठीक है, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन ये होगा m1 v1 प्राइम m2 v2 प्राइम। तो हमें जो गिवन है वो ये है कि आपने अब जो पहली आपकी बॉल है 2 kg वाली बॉल, उसका आपने उसकी वेलोसिटी कोलिजन के बाद आपने बतानी है, तो उसको हमने v1 प्राइम ही लिख दिया। लेकिन हमारे पास जो दूसरी बॉल है उसकी हमें वेलोसिटी पता है कोलिजन के बाद वाली, वो है 3 मीटर पर सेकंड, क्योंकि दूसरी बॉल की मोशन जो है वो अपोजिट है, तो आपने इसकी वेलोसिटी को -3 कह दिया। ठीक है, चीज़ें गिवन है, आप यहाँ पे वैल्यूज पुट की, तो आपके पास एंड के ऊपर जो जवाब आया उसको आपने इस तरह से लिखा कि आपके पास ये जो 2 और ये है इसको आपने इकट्ठा यहाँ पे लिख दिया, और इस 3 और इस 3 को आपने मल्टीप्लाई करवा के 9 कर दिया, और ये जो नेगेटिव है ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस तरह से, यानी कि आपने इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिखने, आपने जब इसको हल करने तो इसके आगे ही आपने ये चीज़ यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख देनी है। उसके बाद हमने अब अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे इस्तेमाल करना है। फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास जो बिफोर कोलिजन सिस्टम का मोमेंटम है वो क्या निकला था, यहाँ पे हमारे पास जो सिस्टम का मोमेंटम था कोलिजन से पहले वो निकला था 0। ठीक है, और जो कोलिजन के बाद हमारे पास सिस्टम का मोमेंटम निकला है वो ये निकला है, ये जिसको हमने इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिखा था। तो आपने इन दोनों को बराबर लिखना होता है, तो जो कोलिजन से पहले वाला मोमेंटम है वो आप 0 लिख देंगे, इसके बराबर क्या कर देंगे कोलिजन के बाद वाला टोटल मोमेंटम जो कि ये निकला है उसको आपने सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख दिया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व इसको आप कैसे करेंगे, आप इस 9 को इधर लेके आएंगे, ये पॉजिटिव 9 हो जाएगा, 2 को आप इधर जब डिवाइड करवाएंगे 9 के ऊपर तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.5, और जो वेलोसिटी है v1 प्राइम, इसका जो वेलोसिटी है, जो भी वेलोसिटी इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो आपने साथ इसका यूनिट भी लिख देना है। तो आपने इस तरह से जो आपकी फाइनल वेलोसिटी थी या फिर कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटी थी आपकी छोटी बॉल की, आपने वो कैलकुलेट कर ली। तो यहाँ पे हमने सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को इस्तेमाल किया, हमने कोलिजन से पहले वाला मोमेंटम टोटल कैलकुलेट किया सिस्टम का, उसके बाद हमने सिस्टम का कोलिजन के बाद वाला जो टोटल मोमेंटम है वो कैलकुलेट किया, दोनों को बराबर लिख दिया, और हमने v1 प्राइम को कैलकुलेट कर दिया। तो देखें दोबारा मैं एक आपको पॉइंट बता देता हूँ, आपको कैसे पता चला कि आपने ये सिस्टम का कोलिजन से पहले वाला मोमेंटम कैलकुलेट किया, या आपको इस तरह से पता चला कि आपने यहाँ पे कोलिजन से पहले वाली वेलोसिटीज लिखी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये इस तरह से पता चला कि ये कोलिजन के बाद वाला मोमेंटम है टोटल सिस्टम का, क्योंकि यहाँ पे आपने कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटीज लिखी हैं v1 प्राइम और v2 प्राइम। ठीक है जी, आपने गिवन डेटा जो है पहले तरतीब से लिखना है मैस ऑफ द फर्स्ट बॉल 2 kg, मैस ऑफ द सेकंड बॉल 3 kg, उसके बाद आपने लिखना है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल v1 6, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल
v2, इसको आप -4 लिखेंगे और साथ रीज़न बताएंगे ब्रैकेट में किसकी डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है जी। उसके बाद आप लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलिजन, v1 प्राइम लिखेंगे, उसके आगे क्वेश्चन मार्क, ये मालूम करनी है। और लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन, ये आप लिखेंगे v2 प्राइम इज इक्वल टू -3, आगे ब्रैकेट में लिख देंगे इसकी जो मोशन है वो अपोजिट है। तो इस तरह से हमारे पास हमारी जो एग्जांपल 2.7 है ये भी कंप्लीट हो गई। तो इसके साथ साथ हमारा जो मोमेंटम का टॉपिक है ये हमने सारा टॉपिक एक ही लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया है, कवर इसको कर लिया हमने। यहाँ पे देखा मोमेंटम क्या है, उसके बाद हमने मोमेंटम को रिलेट किया न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर, और हमने न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को लिखा इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, इस तरह से हमने इसको लिख दिया। उसके बाद हमने इंपल्स को डिस्कस किया, एग्जांपल देखी, उसके बाद हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को देखा जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ था। उसके बाद हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को इस्तेमाल करते हुए एक एग्जांपल जो उसको सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा जो मोमेंटम का टॉपिक है कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन्स, इसको हम डिस्कस करेंगे।